तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है सलमान खान की सच्ची घटना। हॉरर स्टोरी है। एक छोटा लड़का है जो वो सपनों के शहर मुंबई में जाता है। उसका नाम राजू होता है। तो कहानी उसकी शुरू करते हैं। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही वह फिल्मों का दीवाना था। जब भी गांव में एकमात्र सिनेमा घर में कोई भी फिल्म लगती, वह अपनी किताबें किराने रखकर सबसे पहले टिकट खरीदने दौड़ पड़ता। जब पर्दे पर हीरो विलन को हराता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह भी वैसा ही बनना चाहता था, एक बड़ा हीरो। उसके माता पिता एक साधारण किसान थे। उनके माता पिता के लिए हीरो बनने का सपना उसके लिए एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं था। जब भी वह अपने सपनों की बात करता, उसके माता पिता हंसकर कहते, राजू, ये फिल्मी दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम किसान हैं। खेतों में काम करना हमारा असली जीवन है। लेकिन राजू मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि वह भी एक दिन बहुत बड़े पर्दे पर दिखेगा। वैसे ही लाखों लोग उसकी तारीफ करेंगे, जैसे शाहरुख, सलमान और आमिर खान की करते हैं। और उसका गांव उसके नाम से पहचाना जाएगा। गांव में जब भी रामलीला हुआ करती थी, राजू को उसमें हर साल कोई ना कोई भूमिका मिल जाती थी। कभी वह हनुमान बन जाता तो कभी राम और कभी रावण तक। उसकी अदाकारी को भी गांव के लोग काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाते। हीरो मुंबई कब जा रहा है? और वो हंसकर बोलता, बहुत जल्द। मैं बीतता गया। राजू किसी तरह पैसे जुटा लिए और एक दिन बिना किसी को बताए मुंबई के लिए निकल पड़ा। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। वह अपने सपनों के शहर जा रहा था, जहां वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि जो सपना वो देख रहा है वह एक बुरे सपने में बदल जाएगा, या कह लो बदलने वाला था। जब वह मुंबई पहुंचा, मुंबई सपनों का शहर जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। जैसे ही राजू ने टोकर ट्रेन से शहर में कदम रखा, उसे ये महसूस हुआ कि ये गांव जैसा नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ से भरी सड़कें और हर तरफ भाग दौड़। लोग एक दूसरे को अनदेखा कर रहे थे। ये शहर सच में अलग था। पहले कुछ दिन तो उसे ये समझने में ही लग गए कि इस फिल्मों में काम कैसे मिलता है। वो अंधेरी के बाहर, फिल्म स्टूडियो के बाहर चक्कर काटता, हर डायरेक्टर और असिस्टेंट को मिलने की कोशिश करता। कभी तो उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता था, तो कभी लोग उसकी शक्ल देखकर ही मना कर देते थे कभी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। कई हफ्तों की मशक्क़त के बाद उसे एक छोटे रोल के लिए ऑडिशन का मौका मिला। ये एक टीवी शो था जिसमें उसे बस एक लाइन बोलनी थी, भाई तुम्हारा फ़ोन गिर गया। वह खुश था। भले ही छोटा रोल था, लेकिन उसने स्क्रीन पर पहला कदम रख लिया था। इसके बाद उसे बैकग्राउंड असिस्टेंट के तौर पर कई फिल्मों में भीड़ का हिस्सा बनने के मौके मिले। कभी तो शादी के सीन में बाराती बनकर, कभी सड़क पर चलता रहने के लिए। पैसे कम थे, लेकिन हर बार जब वह कैमरे के सामने होता, उसका खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता था। एक दिन उसे पता चला कि सलमान खान की फिल्म के लिए जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत है। ये सुनते ही राजू मौके पर पहुंच गया। शूटिंग के दौरान वह बस एक सामान्य भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अचानक एक सीन में उसकी सलमान खान से टक्कर हो गई। सलमान खान मुस्कुराया और बोला, संभल कर भाई, कहीं गिर मत जाना। ये सुनते ही राजू की तो सांस ही अटक गई। वह हड़बड़ाते हुए बोला, सर मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। सलमान खान ने हंसकर कहा, मेहनत करो, मौका खुद आ जाएगा। छोटी सी मुलाकात उसके लिए सपने से कम नहीं थी। अब उसमें और जोश भर गया। राजू को धीरे धीरे उसके मेहनत और एक्टिंग की वजह से और काम मिलने लगा। उसने एक फिल्म में शाहरुख खान के पास वेटर का
किरदार निभाया और एक मूवी में अक्षय कुमार के पीछे दौड़ता दिखा और एक म्यूज़िक वीडियो में रणबीर के साथ डांस करते उसके पीछे डांस करने का भी मौका मिला। मुंबई के चमाचौथ में राजू का सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। छोटे छोटे रोल करते करते वह एक कुछ बड़े ब्रांड विज्ञापनों में भी दिखने लगा था। ये उसके करियर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ब्रेक था। वहाँ पर रणबीर कपूर भी आए हुए थे। शूटिंग के दौरान उसके साथ रणबीर कपूर के साथ उसकी थोड़ी बातचीत भी हुई। रणबीर ने हंसते हुए कहा, भाई स्ट्रगल करते रहो, एक दिन हीरो बन जाओगे। राजू को इतने साल के बाद पहली बार लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे अंधेरे की ओर ले जा रहा है। शूटिंग खत्म होते होते रात के 2 बज चुके थे। शूटिंग खत्म हो चुकी थी पूरी तरह। स्टूडियो से निकलने के बाद वह अपनी चौल की तरफ बढ़ा। मुंबई की सड़कों पर यह समय कुछ अजीब सा लगता था। वह रास्ते पर चल रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभार कोई ऑटो या बाइक गुजरती और स्ट्रीट लाइट में परछाइयाँ अजीब सी दिखती हैं जो भी जा रही थी वहाँ पर लोग। राजू लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई भी नहीं था। वह फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर से दोबारा वही महसूस हुआ। इस बार उसने तेजी से मुड़कर देखा। दूर कहीं एक बिजली के खंभे के पास एक काली आकृति खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई आदमी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति धीरे धीरे हवा में झूलने लगी थी और फिर गायब हो गई। अब राजू का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। शायद दिमाग ज़्यादा काम करने की वजह से दिमाग घूम रहा है, ने खुद को कहा और खुद को समझाने की कोशिश की। वह अब जैसे तैसे स्टेशन पर पहुंचा। उस वक्त प्लेटफॉर्म लगभग पूरा सुनसान और खाली था। सिर्फ 1-2 लोग ही बैठे थे और दूर एक चाय वाला ठेके पर उब रहा था। राजू ने ट्रेन पकड़ी और अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे। पूरी बोगी लगभग इस समय तो खाली थी। ट्रेन की धीमी धीमी आवाज़ और बाहर की हल्की रोशनी माहौल को अब और भी डरावना बना रही थी। कुछ देर बाद राजू की नज़र सामने की सीट पर पड़ी। वह एक आदमी बैठा था, सिर झुकाया हुआ, हाथ घुटनों पर रखा हुआ। उसकी लंबी काली जैकेट और गहरी छाया की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजू को लगा शायद कोई और यात्री होगा, लेकिन तभी आदमी ने शरीर में अजीब सी हलचल हुई। उसका शरीर अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, लेकिन चेहरा अब भी अंधेरे में था। राजू को अचानक ठंड महसूस होने लगी। पूरे डिब्बे में अजीब सी नमी और गंध फैलने लगी। अचानक तभी लाइटें ट्रेन की झटपटाने लगी और फिर उस आदमी का चेहरा दिखा, लेकिन वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें गड्ढों से भरी हुई जैसे खाली थीं, तो इतना चौड़ा था कि मानो फट ही जाएगा अभी। और उसकी चमड़ी नीली और सफ़ेद थी जैसे कोई लाश हो। राजू चीखना चाहता था, उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में मानो काम करना बंद कर दिया हो था। वह आदमी उसकी ओर ही झुकने लगा। फिर अचानक दूसरी ओर ट्रेन झटके से अपने आप रुक गई। राजू का शरीर हिल गया और जब उसने दोबारा देखा, वह आदमी गायब था। राजू कांपते हुए स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही इधर उधर देखा तो पूरा स्टेशन सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चारों ओर से कोई उसे देख रहा है। वह भागा और दौड़ते हुए अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खुद को आईने में देखा। वह पूरी तरह पसीने में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह असली था या उसका भ्रम, लेकिन एक चीज़ साफ थी, मुंबई की इस माया नगरी में कुछ तो था जो इंसानों की दुनिया से अलग था।
राजू पूरी रात सो नहीं पाया। जो कुछ उस ट्रेन में हुआ वह उसकी समझ से बाहर था। वह यही सोच रहा था कि ये उसका भ्रम था या सच में कुछ अजीब था। लेकिन उसके शरीर का डर और पसीने से भीगा हुआ बदन कुछ और ही कहानी कह रहा था। अगली सुबह वह खुद को समझाकर काम पर निकल गया। उसने मन में ही ठान लिया था कि वह इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। लेकिन ये उसका शायद भ्रम था, क्योंकि अब वह डर उसके पीछे पीछे चलने वाला था। उस दिन शूट पर सब कुछ सामान्य था। वो एक टीवी शो के लिए छोटे से रोल के लिए शूटिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस हुआ। लाइट के नीचे होकर खड़े उसने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं हिल रही थी, लेकिन वो खुद हिल रहा था, और जबकि बाकी लोगों की परछाई हिल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। जब उसने लेकिन ध्यान से देखा तो ठीक उसके पीछे एक और परछाई थी। वह जमी हुई थी, किसी इंसान की नहीं थी। राजू को वही रात वाला एहसास फिर से हुआ। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। तभी एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा जमीन पर देखा, वह परछाई अब भी वही थी। धीरे धीरे वह परछाई बड़ी होती जा रही थी। राजू बदहवास लेकर सेट से बाहर निकला और वॉशरूम में जाकर चेहरा धोने लगा। जब उसने आईने में देखा तो उसको उसकी खुद की शक्ल ही अजीब लग रही थी, जैसे चेहरा थोड़ा खींचा गया हो, आंखें अंदर घुसी हो। लेकिन असली डर तो तब आया जब आईने के पीछे सामने उसके कोई खड़ा था। आईने में ही ट्रेन वाला आदमी, बिना आंखों का चेहरा, नीली सफ़ेद खाल और फटी हुई मुस्कान। राजू एकदम चीखा और पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आईने में देखा तब वह दिख रहा था। वह जोर से चीखा और बाहर निकल गया। तब उसने शूटिंग के बाद राजू ने अपने कमरे पर लौटा। उसे यकीन हो गया था कि कोई आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है। रात के 2 बजे अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। राजू की सांस अटक गई। इतनी रात कौन आ सकता है? टक टक टक। फिर से दस्तक हुई। आज अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ टक टक टक। अब तो ये दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाने लगी, पूरा दरवाज़ा हिलने लगा। राजू डर के मारे कांप रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर घुसने लगी। ये धीरे धीरे फर्श पर रेंगते हुए अंदर बढ़ रही थी। राजू कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन वह परछाई दीवारों पर चढ़ने लगी और छत पर जाकर एक शक्ल में बदल गई। छत पर जाकर तो वह भयानक चेहरा, तुम बच नहीं सकते राजू। राजू चीख पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह सुबह उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। अब उसे समझ आने लगा था कि ये कोई सपना नहीं था। कुछ ना कुछ उसका पीछा कर रहा था, या कोई भी। राजू अब पूरी तरह डर के साए में जी रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब असल में सच है या उसके दिमाग का खेल। लेकिन उसकी कलाई पर गड़े हुए नाखूनों के निशान साफ बता रहे थे कि ये कोई सपना नहीं था। उस दिन उसने फैसला किया कि बस अब और नहीं, वह किसी के इसके बारे में बात करेगा किसी से। राजू सीधे अपने पुराने दोस्त राजू सूरज के पास पहुंचा। राजू जो मुंबई में ही एक छोटे से मंदिर के पास छोटी सी दुकान चलाता था। सूरज ने उसकी हालत देखी और घबराकर कहा, भाई तू ठीक है ना? चेहरा देख, क्या हाल बना लिया है? सूरज ने पूछा। राजू ने उसे सारी बात बता दी। ट्रेन वाले आदमी, उसकी परछाई, आईने में दिखता डरावना चेहरा और रात की दस्तक। सूरज ने तुरंत ही पास के मंदिर के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी एक बूढ़े अनुभवी आदमी थे। उन्होंने राजू की ओर देखा और माथे पर चिंता की लहर आ गई।
बेटा, तुमने कुछ लगता है ऐसा देख लिया है जो इंसानी आंखें या इंसानों की दुनिया का नहीं है। पंडित जी ने धीमी सी स्वर में कहा। क्या मतलब पंडित जी? सूरज ने घबराते हुए उससे पूछा और राजू उसे ही देख रहा था। पंडित जी ने बताया कि मुंबई की माया नगरी जितनी भी चकाचौंध से भरी है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। इस शहर में हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ कुछ अधूरी आत्माएं भी भटकती हैं जो अपने अधूरे सपनों की आग में जल रही हैं। कहीं तुमने कहीं ऐसी जगह तो अपना कदम नहीं रखा जो अपवित्र हो? पंडित जी ने पूछा। राजू ने सोचा और फिर उसे याद आया, वह फिल्म शूटिंग। हाँ, एक दिन रात के वक्त उसे अकेले देर तक रुकना था। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। राजू को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले ही वह एक फिल्म के सेट पर काम कर रहा था। वह शूटिंग खत्म होने के बाद ही स्टूडियो में अकेला रह गया था, क्योंकि उसे किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलना था। वो जिस कमरे में बैठा था वहाँ बहुत अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। तभी उसकी दीवार पर टंगे एक पुराने पोस्टर पर नज़र पड़ी। वो एक अधूरी सी फिल्म का पोस्टर था जो कभी पूरी नहीं हो सकी। राजू को बाद में पता चला कि वह फिल्म एक नए अभिनेता को लॉन्च करने वाली थी, लेकिन उस अभिनेता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसे ही वह फिल्म बीच में ही छोड़ दी और कभी पूरी नहीं हुई, और वह स्टूडियो भी धीरे धीरे वीरान होने लगा था। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हें उस जगह पर कदम रखा जहाँ एक अधूरी आत्मा अब भी भटक रही है। वह तुम्हें अपनी जगह ले जाना चाहती है। राजू को ये सब सुनकर झटका लगा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्या करे। पंडित जी ने उसे कुछ सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज रात के तकरीबन 3 बजे राजू के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी, लेकिन उसके साथ एक सड़ा गला बदबूदार एहसास भी था। राजू धीरे धीरे उठा और जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसका खून जम गया। बाहर वही ट्रेन वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसकी लाल गहरी आंखें और खाल जगह जगह से फटी हुई थी, और उसका मुंह अब भी एक अजीबोगरीब मुस्कान में फैलने लगा था। तो अब बच नहीं सकता। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि राजू के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी वह आदमी दीवार के अंदर से होते हुए अंदर आ गया। राजू के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। राजू की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। वह ना ठीक से सो पा रहा था और ना ही खा पा रहा था। हर वक्त उसे ऐसा लगता था कि कई साए उसके आसपास ही घूम रहे हैं, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं। उस रात जब वह कमरे में बैठा था, तब अचानक उसकी खिड़की जोरदार आवाज़ से खुली। ठंडी हवा के साथ दरवाज़ा बदबूदार अंदर हवा में ही घुलने लगी थी। एक अजीब सी रहस्य, और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया था। राजू समझ चुका था कि अब वह आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसको पंडित जी की बात याद आई। वह आत्मा तुम्हारी जगह लेना चाहती है। इससे पहले कि वह पूरी तरह तुम्हारे पर हावी हो, तुम्हें इस शहर को छोड़ देना चाहिए। राजू अब एक पल के लिए भी मुंबई में नहीं रुक सकता था। उसने बिना देर किए अपना सामान समेटा, जो भी पैसे थे उठाए और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ देर के बाद वह ट्रेन में बैठा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह डरते डरते पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे यही महसूस हो रहा था कि हर तरफ, हर चारों ओर मेरे साथ ही कोई चल रहा है। ट्रेन चल पड़ी। जैसे ट्रेन
मुंबई से बाहर निकली उसे पहली बार हल्का सा महसूस हुआ, मानो कोई भारी बोझ हट गया हो उसके ऊपर से। जब राजू अपने गांव पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखते ही रो पड़ी। बेटा तू ठीक है? तेरा हाल कितना बुरा हो गया है, लगता है ठीक से सोया भी नहीं होगा। राजू कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। अब उसे एहसास हो गया था कि ये चमक धमक वाली माया नगरी सपनों का शहर नहीं थी। ये एक ऐसा जंगल था जहाँ कुछ सपने सच होते थे, लेकिन कुछ सपने की आत्माएं भटकती हैं। लोग कई वहाँ पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और कई जब कामयाब नहीं हो पाते वो अपने आप को ही फांसी लगा लेते हैं और उनकी आत्माएं भटकती हैं यहाँ। राजू ने अब फिर कभी मुंबई लौटने का नाम नहीं लिया। उसने अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया, हल चलाना, बीज बोना और एक सफल जिंदगी जीने लगा और फसल काटता। अब यही उसकी ज़िंदगी थी। शायद ही वह एक फिल्मी हीरो नहीं बन पाया, लेकिन वह अपनी असली ज़िंदगी का हीरो था। एक ऐसा हीरो जिसने अपने डर पर जीत पाई और मौत से मुंह से निकलकर वापस आया। अब वह चैन की नींद सोता था। अब कोई परछाई उसका पीछा नहीं कर रही थी। वह सिर्फ अपने माँ बाप के साथ था। आज उसे महसूस हो रहा था कि मैं गलत था। अब वह खुशी खुशी सारा परिवार एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको और कहानी चाहिए तो बता देना। और मिलते हैं इससे भी डरावनी और भयानक और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।